ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूरेटर्स। ठीक है ना, तो यूरेटर स्टार्ट कहाँ से होता है? रेनल पेल्विस से स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था, यहाँ से ये किडनी होती है ना, यहाँ से इसका पेल्विस होता है, पेल्विस से यहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है। ठीक है ना, फिर ये क्या होता है? ट्रेवल अंडर गोनेडल आर्टरीज, ठीक है, टेस्टिकुलर आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी वगैरह इससे अंडर जाता है, और ओवर द कॉमन इलियक आर्टरी, क्या गोनेडल आर्टरीज के अंडर से और इलियक आर्टरी के ऊपर से चला जाता है। ये इसका कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, कभी बार क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, और फिर ये तो चला जाता है वहाँ से। ठीक है, और फिर पेल्विस में कहाँ से जाता है? अंडर द यूटेरिन आर्टरी इन फीमेल्स और अंडर द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स। तो यूरेटर कोर्स क्या होगा? पेल्विस से आता है भाई। ठीक है, फिर जो है गोनेडल आर्टरीज से ऊपर अंडर जाता है, और कॉमन इलियक आर्टरीज से ऊपर से ये ट्रेवल करके जाता है। फिर पेल्विस में क्या होता है? यूटेरिन आर्टरी के अंडर से जाता है या वास्ट डिफरेंस के अंडर से जाता है इन मेल्स में। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब हिस्टेरेक्टोमी जब करते हैं ना, जब मतलब यूटरस को रिमूव करते हैं, फीमेल्स में कई पैथोलॉजीज होती हैं जिसकी वजह से हमें यूटरस को रिमूव करना पड़ता है। अब क्या है, यूटरस की ब्लड सप्लाई को तो रोकना पड़ेगा, वरना जो हेमरेज वगैरह हो जाएगा, तो यूटेरिन आर्टरी को लाइगेट करना पड़ता है। अब यूटेरिन आर्टरी यूरेटर दोनों साथ में होते हैं, तो यूटेरिन आर्टरी को कई कबार लाइगेट करने के चक्कर में हम जो है यूरेटर को इंजर कर सकते हैं। सही है ना, तो क्या है, सर्जन्स लाइगेट यूटेरिन आर्टरी नियर द यूरेटर। अब तो क्या है, उसमें रिस्क ऑफ यूरेट्रल इंजरी हो सकता है, जैसे यूरेटर इंजरी क्या लीक हो सकता है, अगर वो उसमें क्या हो गया अगर उसमें कट वगैरह लग जाए यूरेटर में, या अगर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है यूरेटर की। ठीक है ना, तो ये हो सकता है यूरेटर की इंपॉर्टेंस है इसकी एनाटॉमी की। अब एक जो चीज़ है इंट्राम्यूरल यूरेटर। इंट्राम्यूरल यूरेटर वो है जो, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा पढ़ा है ना ब्लेडर के अंदर वाला जो पार्ट होता है ना यूरेटर का, इसे हम इंट्राम्यूरल, जो ओब्लिक डायरेक्शन में होता है यूरेटर का पार्ट, इसे हम इंट्राम्यूरल यूरेटर कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो ये इंट्राम्यूरल पार्ट जो है यूरेटर का, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो यूरिन जो है वापस ऊपर नहीं फ्लो कर रहा होता। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ द यूरेटर दैट टनल्स थ्रू द ब्लेडर वाल एट एन ओब्लिक साइड। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये यूरिन को वापस ऊपर नहीं जाने देता ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन की मदद से। अब ये यूरेटर के ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये देखो ना, ये यूरेटर है, ठीक है ना, ये यहाँ से पहले यहाँ से आ रहा होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे आखिर में ख़त्म होता है। आप थोड़ा सोचें कि अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सके तो कहाँ पे आ सकती है यूरेटर के कोर्स में? थोड़ा आप खुद सोचने की कोशिश करें। ठीक है, सोच लिया। अब ये आप, ज़ाहिर बात है, ये यहाँ से एक आ रहा होता है, यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है यूरेटर। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा, ये हमारा पेल्विस होता है ना, पेल्विस की ये जो बोन्स होती है हमारे पेल्विस की, ये यहाँ से जब इंटर हो रहा होता है ना, तब भी ये जो है, सॉरी, ये पेल्विस है, पेल्विस में जब इंटर कर रहा होता है ना, तो तब भी ये जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तीसरी, ये इसकी ये पॉइंट है, यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। क्या है? तो 3 पॉइंट्स कौन सी चार जगह हैं? यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, ठीक है ना, यूरेटर जब पेल्विस से मिलता है तब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। पेल्विक इनलेट की जगह पे भी ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, और यूरेट्रो वेजिकल जंक्शन, मतलब यूरेटर जब वेजिकल मतलब ये ब्लेडर से मिलता है, तब 3 जगहों पे ये जो यूरेटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम रीनल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, उसमें से सबसे पहला टॉपिक है फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है ना, टोटल फ्लूइड, वो ऐसे समझे कि कंपार्टमेंट्स के हिसाब से वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो अब हमारे बॉडी में अगर टोटल जो बॉडी वाटर होता है वो कितना होता है? 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है। सही है, टोटल बॉडी में जो भी वाटर मौजूद है वो हमारे बॉडी के जो वेट है ना, उसका 60% पूरा वो वाटर बनाता है। सही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई बंदा 70 kg का है, तो उसके अंदर बॉडी में वाटर कितना होगा? इसका 70% का, 70 kg का 60% होगा 42, तो 42 लीटर उसमें सिर्फ क्या होगा? वाटर होगा। समझ में आएगा? तो मतलब टोटल बॉडी वाटर कितना होगा? 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ द पर्सन होगा। सही है ना। अब उसमें जो ये 60% टोटल बॉडी वाटर है ना, तो उसमें 60 में भी 40% इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होगा, और जो 20% है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बनाएगा। सही है ना। अब देखें ना, ये हमारा सेल होता है। सही है, सेल में एक इसके अंदर भी वाटर मौजूद होता है। सही है, सेल के बाहर भी एक जो वाटर में या फ्लूइड वगैरह होता है ना, जो एक वेसल्स में अलग होता है और दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अलग होता है। तो सेल के बाहर वाला वो सारा है जो वाटर है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। सही है, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड पड़ा है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कहते हैं।
तो ये टोटल बॉडी वाटर जो है 60 में से 40% सारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है सेल के अंदर, 20% बकाया जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है। सही है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या मौजूद होते हैं, कौन से आयंस होते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स वगैरह, मतलब ATP वगैरह, ये सारे जो है आयंस मौजूद होते हैं कहाँ पे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। सही है ना, जो 40% होता है। तो 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें कौन से आयंस है, सोडियम है, पोटाशियम, सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन वगैरह। तो ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलरी प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड में। ठीक है ना। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना 20%, इसमें भी जो 15% है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और 5% है प्लाज्मा। आप देखें ना, एक्स्ट्रा सेल के बाहर वाला वॉल्यूम सारा एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब उसमें भी एक जो है ना वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे प्लाज्मा कहते हैं, वो 5% है और बाकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना ये 15% है। सही है। यहाँ से ब्लड वेसल्स से आता है प्लाज्मा निकल के बाहर, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है, तो इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी जो 15% है वो सारे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है, बाकी 5% जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो प्लाज्मा बनाता है। ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है 15%, प्लाज्मा 5% बना लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर, 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक है। अब जो है रेडियो लेबलिंग अल्ब्यूमिन प्लाज्मा वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड। अब जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ना जो उसमें हमारे प्लाज्मा में होता है, उसको हम क्या करते हैं, अगर उसको रेडियो लेबल कर दें, मतलब उसको लेबलिंग हम कर दें, तो हमें किसी भी पर्सन के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है वो हमें पता चल सकता है। वो कैसे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो अल्ब्यूमिन है ना ये उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो ये ब्लड वेसल से है ना ऐसे बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, जैसे ये दूसरा फ्लूइड वगैरह निकल आ रहा होता है, तो अल्ब्यूमिन पूरा का पूरा ऐसे प्लाज्मा अंदर ही पड़ा रहता है। तो इसको रेडियो लेवल करके हम प्लाज्मा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते, क्या निकालते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज अल्ब्यूमिन डज नॉट लीव द वस्कुलर सिस्टम। सही है, डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली इन द प्लाज्मा। अब क्या है, आफ्टर इंजेक्टिंग रेडियो एक्टिव अल्ब्यूमिन एंड अलाउिंग इट, सो क्या है कि आफ्टर इंजेक्टिंग रेडियो एक्टिव अल्ब्यूमिन एंड अलाउिंग इट टू डिस्ट्रीब्यूट वी मेजर प्लाज्मा वॉल्यूम बाय। ठीक है, पहले हम रेडियो एक्टिव अल्ब्यूमिन इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है उसको अलाउ करते हैं कि भाई वो पूरी बॉडी में एक तरीक़े से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके बाद में हम जो है प्लाज्मा का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। कैसे, जितना हम जो अमाउंट क्या है जो उसका हमने दिया है रेडियो एक्टिव अल्ब्यूमिन का, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका वॉल्यूम कितना है हमारी जो है उसमें बॉडी में। ठीक है। तो ये कैसे, एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल 100 mg रेडियो एक्टिव अल्ब्यूमिन इंजेक्ट किया है, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग ब्लड सैंपल हमने लिया, तो उससे हमें पता चला कि जो है अल्ब्यूमिन कितना था, 0.02 mg पर डेसीलीटर था। जैसे ही हमने ब्लड का सैंपल लिया ना, तो हमें पता चला ये इतना है। अब हमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा वॉल्यूम, व्हाट वुड बी दी प्लाज्मा वॉल्यूम। तो क्या है, पहले तो हमने देखा है फार्मूले के हिसाब से, इंजेक्टेड अल्ब्यूमिन इंजेक्ट कितना किया 100 mg, फिर जो है इक्विलिब्रियम के बाद उसका वॉल्यूम कितना था, ये था, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है। तो हमें वॉल्यूम कितना मिला प्लाज्मा का, इस पेशेंट का प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना था, 5000 ml या 5 लीटर उसका प्लाज्मा वॉल्यूम था। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है रेडियो एक्टिव अल्ब्यूमिन के यूज़ करके हम जो है प्लाज्मा का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, बाय एन्यूलिन या मैनिटोल। क्योंकि ये एन्यूलिन या मैनिटोल है ना, ये सेल के अंदर जा ही नहीं रहा होता, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही पड़ा रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या प्लाज्मा के अंदर ही पड़ा रहता है। तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं मैनिटोल देके या एन्यूलिन पेशेंट को देके, क्योंकि ये बिकॉज इट फ्रीली मूव्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डज नॉट एंटर द सेल्स। ठीक है। और अब दूसरी एक चीज़ है कि नॉर्मल सीरम ऑस्मोलिटी जो भी है पेशेंट की, वो कितनी होती है, 275 से 295 मिली ऑस्मोल्स पर kg वाटर। ठीक है। तो ये बस एक चीज़ है याद रखनी, जैसी ये आप याद रखने। ऑस्मोलिटी मतलब आपको पता है क्या है, कि मतलब कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है। तो देखिए ना, हमारी जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, या उसको समझे ऑस्मोलिटी कंसंट्रेशन के हिसाब से कहते हैं, मतलब कितनी कंसंट्रेटेड है या कितनी डाइल्यूट है उस हिसाब से कहते हैं। तो ये कितनी है, 275 to 295।